नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट्स सिविल सर्वेंट्स में। और ये शक्तिमान सीरीज का पार्ट 4 है, जिसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि आप क्वेश्चन को कैसे समझें, प्रश्न को कैसे डिकोड करें, उसके बाद आंसर फॉर्मेटिंग कैसे करें, उसकी संरचना कैसे करें, उसका कंटेंट कैसे लिखें, उसका प्रस्तुतिकरण कैसे करें। और इन सब के बारे में, प्रश्न को डिकोड करने के बारे में डिटेल में मैं प्रीवियस 3 वीडियो में बता चुका हूं, जो शक्तिमान सीरीज़ के नाम से मैं लेके आ रहा हूं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप तीनों को देखें। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको उसमें बहुत नॉलेज मिलने वाली है, बिगनर्स के लिए बहुत बेहतरीन मिलेगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, शायद वो पार्ट 3 था जिस पे सुनील कुमार सर हैं, मैं उनको सर इसलिए बोलूँगा। 5 बार मेंस लिखा उन्होंने, 2 बार इंटरव्यू दिया। मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानता, पर उन्होंने मेरा वीडियो देखा था तो उस पर उन्होंने कमेंट किया था कि मेरा वीडियो बिगनर्स के लिए और अदर्स के लिए भी काफ़ी यूजफुल है। इसका मतलब जब वो अपने अनुभव से बोल सकते हैं कि वो विजिट किए हैं लाखों चैनल्स विजिट किए, तो मेरे जैसा कंटेंट बोले जो आपने ये प्रोवाइड कराया है, ये बिगनर्स के लिए बहुत बेहतरीन है और अदर्स जो लगातार लिख रहे हैं मेंस को, उनके लिए भी ये बेहतरीन है। तो शायद कुछ होगा। और ये जब तारीफ़ आपको मिलती है ना, तो आप और बेहतर काम करते हो और आप बेहतर तरीके से लेके आने की कोशिश करते हो चीज़ों को, ठीक है ना। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है और लंबा होगा डेफिनेटली, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको क्यों। क्योंकि जब हमने प्रश्न को डिकोड किया था तो प्रश्न छोटा है भाई, और जब उत्तर को डिकोड करेंगे तो उत्तर में हम आपको समझाएंगे, बताएंगे कैसे होगा। क्योंकि ये 3 पार्ट में वैसे भी चलेगा। इसकी संरचना पहले बताई जाएगी, कंटेंट आपको बताएंगे, प्रस्तुतिकरण आपको बताएंगे। तो ये 3 पार्ट में हम, क्योंकि हमने बोला है कि उत्तरों को निम्नलिखित पहलुओं में विभाजित किया जा सकता है, तो जब हम इसके 3 पार्ट पे बात कर रहे होंगे तो थोड़ा सा लंबा जाएगा। लेकिन ये गारंटी दे सकता हूँ, इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आपने प्रश्न डिकोड करना सीख लिया, अब आप उत्तर डिकोड करना सीखो आप, क्योंकि यहाँ से आपकी उत्तर की फ्रेमिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलिए फिर सीधा हम वीडियो शुरू करते हैं। जो बात थी हमने बता ली। आइए, इसकी हेडिंग हमने डाली थी, उत्तर को डिकोड कैसे करें। इसी के तो इर्द गिर्द घूम रहे हैं हम, कैसे करें। चलिए फिर आज उत्तर को डिकोड करना सीख ही लेंगे हम, है ना। प्रश्न की संरचना अच्छी तरह से समझ लेने के बाद उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, तुम काट दो बस इसे। उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, संरचना, कंटेंट और प्रस्तुतिकरण। जैसा कि मैं एक फॉर्मेट, जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो मैं फॉर्मेट इसी तरीके से लेता हूँ, IBC फॉर्मेट के तौर पे, कि इंट्रोडक्शन ले लो, बॉडी पार्ट ले लो और फिर कंक्लूड कर दो उसको, ठीक है ना। फिर इसमें देखते हैं कि किस तरीके से एक क्वेश्चन को उठा लिया गया है और उसको कैसे डिकोड किया गया है। तो एग्जाम्पल के तौर पे एक बड़ा सा क्वेश्चन लिया गया है जिसमें हम ढंग से आपको समझा सकें। चलिए क्वेश्चन पढ़िए पहले तो। बाल विवाह महिला सशक्तिकरण और समावेशिता के प्रयासों में भारतीय समाज की विफलता को दर्शाता है। ये कह रहा है कि महिला सशक्तिकरण और समावेशिता के जो प्रयास हुए हैं हमारे भारतीय समाज में, उसकी विफलता को दर्शाता है क्या? बाल विवाह। क्योंकि भारतीय समाज में आज भी बाल विवाह जो है देखे जा सकते हैं। आगे देखिए, इस संदर्भ में मतलब ये संदर्भ आ गया, कॉन्टेक्स्ट आ गया, परिप्रेक्ष्य आ गया, जो मैंने बताया था आपको। मैंने प्रश्न को डिकोड करते टाइम ये बताया था, उसके भाग कितने होते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका फोकस पॉइंट क्या है, उसकी हिंटेड फ्लो क्या है और उसके प्रश्नवाचक शब्द क्या हैं, ठीक है ना। चलिए, इस संदर्भ में बाल विवाह के प्रचलन पर प्रकाश डालते हुए इसके लिए उत्तरदायी कारकों और उसके रोकने के उपायों को विस्तार में बताएं। प्रश्न आपने देख लिया और प्रश्न को डिकोड करना मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस वीडियो में, और आप उसमें डिटेल देख सकते हो। बाकी शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ भी बताया है आपको इस क्वेश्चन को करते हुए कि पहले तो हमको प्रश्न ही डिकोड करना है। तो आपने प्रश्न को कैसे डिकोड किया, इसके पार्ट कितने हैं, इसमें पार्ट थे, एक तो प्रचलन पर प्रकाश डालना है आपको। किसके प्रचलन पर प्रकाश डालना है? बाल विवाह के प्रचलन पर। उत्तरदायी कारक बताने हैं कि बाल विवाह के कारक कौन से हैं। तीसरा पार्ट इसमें कह रहा था, भाग जो था वो रोकथाम के उपाय। 3 पार्ट में ये क्वेश्चन हमने डिवाइड कर रखा है। इस किस कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन है? कॉन्टेक्स्ट है भारतीय समाज। परिप्रेक्ष्य को कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, बैकग्राउंड बोल सकते हो, संदर्भ बोलते हो। किस संदर्भ में आप बात कर रहे हो? भारतीय समाज के संदर्भ में बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में बात कर रहे हैं, समावेशिता के संदर्भ में बात कर रहे हैं। हमने जो जो की पॉइंट थे सब उठा लिए। फोकस पॉइंट क्या है? लेकिन फोकस पॉइंट आपका है बाल विवाह। मेन पॉइंट आपका ये था, ये थे भाई मेन हीरो। जैसे डांस हो रहा होता है ना, एक लीड एक्टर होता है जो डांस कर रहा होता है, उसको अलग से ड्रेस पहनाई जाती है, उसके पीछे बैक डांसर होते हैं चारों तरफ डांस करते हुए, उनकी एक जैसी ड्रेस होती है,
और जो मेन आंसर होता है उसकी डिफरेंट होती है। तो ये फोकस पॉइंट है। बाकी इसके जो इर्द गिर्द वाले लोग हैं जिनके बारे में चर्चा करनी है, ठीक है। हिंटेड फिलो देख लियो आप, है ना। तो इसको देखो आप, तो वही हमने ऊपर जो भाग थे, हमने प्रचलन पर प्रकाश भी डालना है, इसके जिम्मेदार कारक बताने हैं और रोकथाम के उपाय, ठीक है ना। तो ये अपेक्षित रूपरेखा हो जाएगी हमारे क्वेश्चन की। चलिए, इस क्वेश्चन को कैसे लिखा गया है, तो इंट्रोडक्शन है ये आपका। और इंट्रोडक्शन शुरू करने का तरीका ये है, मैंने आपको पहले भी बताया था उस वीडियो में, इसलिए बार बार मैं कहूँगा कि पहले उन वीडियो को आप अच्छे से देख लें। परिप्रेक्ष्य और फोकस पॉइंट, जब आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, तो वो पॉइंट अगर आपको पता चल जाए, आपको फोकस पॉइंट पता चल जाए, अगर ये आपको पता चल जाए, तो आप इन दोनों को मिला करके आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। जैसे भारतीय समाज, महिला सशक्तिकरण, समावेशिता और बाल विवाह, ये हमारे पास 4 पॉइंट हैं। इनको मिला करके आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। देखिए, बाल विवाह भारत में प्रचलित सबसे खराब सामाजिक बुराइयों में से एक है, जो महिला सशक्तिकरण, सामाजिक परिवर्तन और समावेशी विकास के लिए हमारे अपर्याप्त प्रयासों को दर्शाता है, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब बॉडी पार्ट पे आते हैं, और बॉडी पार्ट में हमने हिंटेड फ्लो, हमने ये देखा था कि हमें इस पे दृष्टिकोण डालना है अपना, प्रचलन प्रकाश पे, जिम्मेदार कारक पे, रोकथाम के उपाय पे। चलिए, तो प्रचलन पर प्रकाश डालिए। बाल विवाह के प्रचलन पर प्रकाश, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आजकल छोटी छोटी वीडियो हम देख लेते हैं शॉर्ट्स में, तो उसमें कोई बच्चे से क्वेश्चन किया हुआ है कि गोबर गैस के प्रकाश डालिए, तो वो भैंस का फोटो बना देता है, फिर वो टॉर्च से दिखा रहा होता है। ऐसा प्रकाश नहीं, ये प्रकाश आंकड़ों का प्रकाश है कि आंकड़ों से बताइए आप कि सच में बाल विवाह है, तो वो आंकड़े दिखाई दे। दुनिया में कुल बाल वधुओं में 1/3 कितनी भारतीय वुमेन हैं। दुनिया में जितनी भी बाल वधुएँ हैं उनमें से 1/3 कहाँ है, भारत में। ये UN पॉपुलेशन फंड इसका आंकड़ा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आंकड़ा क्या कहता है कि 21 से 24 वर्ष की आयु के बीच की लगभग 50% महिलाओं की शादी नाबालिग के रूप में हुई थी। ये है प्रचलन पर प्रकाश के कैसा बाल विवाह का आंकड़े हैं, उन्हें बताइए, तो वो बता रहे हैं हम, ठीक है। हमने दो रिपोर्ट ले ली, UN पॉपुलेशन फंड की और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की, उनके आंकड़े हमने दे दिए। राजस्थान और झारखंड में दर क्रम से 65% और 63% है, ठीक है ना। तो ये हमने प्रकाश डाल दिया जी, प्रचलन पर प्रकाश पूछ रहे थे, डाल दिया। अगला जो पॉइंट था, पार्ट था हमारा, क्योंकि 3 पार्ट थे और तीनों पार्टों के बारे में लिख रहा है। प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ शक्तिमान सीरीज में कि कैसे अधिभार बांटा होता है। हर पार्ट में आपको काम करना होता है, हर पार्ट के बारे में लिखना होता है, क्योंकि हर पार्ट के लिए नंबर बटे होते हैं। अगर आप किसी भी पार्ट को छोड़ दोगे, आपके नंबर कम होंगे। बाल विवाह के लिए जिम्मेदार कारक, अब कारक बता दो। कारक आप और भी ऐड कर सकते हो जितने इसमें लिखे गए, उसके अलावा भी, जैसे लड़कियों में शिक्षा की कमी, है ना। जब शिक्षा की कमी होती है तो इसका विवाह से बड़ा चक्री संबंध होता है, इसके कारण इनकी शादी जल्द हो जाती है ना। मैं देखो गांव की पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने देखा है जो बच्चे नहीं पढ़ते, चाहे वो लड़का हो या लड़की, है ना, जो लड़का हो चाहे लड़की, चाहे बॉय हो या गर्ल, उनकी शादी घर वाले जल्दी कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए, और एजुकेशन करो, तो आज एजुकेशन की वजह से और बेरोजगारी की वजह से औसत एज शादी की 29 से 30 साल हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूढ़िवादी पितृसत्तात्मक रवैया, रूढ़िवादी पितृसत्तात्मक रवैया, दहेज खर्च के कारण जल्दी शादी कर देते हैं, पराया धन या परिवार का बोझ समझते हैं। ये पितृसत्तात्मक सोच ही तो है कि लड़कों को तो पढ़ाएंगे, बड़ी बड़ी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में बाहर भी पढ़ना क्यों भेज देंगे, लड़कियों की शादी करके। उन्हें मालूम रहता है कि इन पर क्या ही खर्च करें, हैं, चलो ये तो पराया धन है, वैसे भी दूसरे घर जाना है। लेकिन आज सोच बदली है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमसे कारक पूछे थे तो हम वो बता रहे हैं, ठीक है। आगे, शादी से पहले सहमति ना लेना, ये खराब आत्म स्वायत्तता को दर्शाता है। मतलब लड़कियों की शादी कर देते हैं, उनसे सहमति लेते नहीं है, किसी के साथ भी कर देते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है, देखो इसमें बहुत सारे पॉइंट है जो आप देख सकते हो। जैसे मुझे लगे कि ये पॉइंट तो मैंने डाले हैं, कुछ ऐसे पॉइंट हैं कि अगर कोई लेडीज विधवा हो जाती है, उसके अगर बच्चे हैं, तो अगर उनकी लड़कियां बड़ी हैं तो बेचारी वो अकेली मेहनत करती हैं, तो आत्मनिर्भर होती हैं, लेकिन कोई अगर हेल्प करने वाला नहीं है तो अपनी बच्चियों की शादी वो जल्दी करने की कोशिश करती है। दूसरा पॉइंट एक और होता है, जो अगला पॉइंट हमने दिखाया है, महिलाओं की कामुकता को नियंत्रित करने के मानदंड। क्योंकि देखो नॉर्मल है ये सोसाइटी में हमारे, है ना, देखते हो आप, तो प्रारंभिक जीवन और वैवाहिक मानदंडों की शुद्धता और पवित्रता की बात करते हैं, वो भी लड़कियों की, लड़कों से कोई लेना देना नहीं है, है ना। शुद्धता के मामले में लड़कियों की शुद्धता चाहिए उन्हें बस। और एक और
गांव देहात में ये है, शहर में उतना नहीं है, लेकिन गांव देहात में तो है ही ना कि लड़की जैसी बड़ी होती है वो सोचते हैं कहीं भाग ना जाए किसी के साथ। तो इससे पहले कि अपनी इज्जत बचा लो, परिवार की इज्जत, सामाजिक इज्जत दांव पर लगी होती है, तो बच्चों की शादी जल्दी कर देते हैं। खासतौर पर इसमें लड़कियाँ पिसती हैं काफ़ी हद तक, और इसी डर की वजह से तो बेचारी को पढ़ाया नहीं जाता कि कहीं बाहर ना निकल जाए। ठीक है ना। और एक और कारक ढूंढो, घर पर काम करने के लिए अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होती है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े परिवार होते हैं और बहू को जल्दी लाने के लिए प्रेरित करते हैं। होता ये है, घर में मम्मी बीमार पड़ जाए, मम्मी कहेंगे लला शादी ना कर रहा हूँ क्योंकि मम्मी बीमार है। आस पड़ोस के और कह देंगे कि तो चाची बीमार रहती हैं, ताई बीमार रहती हैं, शादी कर लो। तो ऐसे वाले डायलॉग भी मिल जाते हैं। तो ये जो सामाजिक प्रेशर रहता है उसकी वजह से भी शादी हो जाती है लड़कों की, क्योंकि हम इसको मल्टी डायमेंशनल तौर पे देख रहे हैं। सिर्फ बाल विवाह पूछा है तो बाल विवाह में लड़के भी आते हैं और लड़की भी आती है, लेकिन इस पर हम फोकस ज़्यादातर हम पॉइंटों में देख रहे होंगे लड़कियों पे किया गया है। आगे चलिए, अविवाहित युवतियों की सुरक्षा की चिंता। जो बेचारी ये कहते हैं कि जो लड़की अविवाहित है तो उनकी सुरक्षा की चिंता होती है। जैसे देखो, झुग्गी बस्तियों के क्षेत्रों में शीघ्र विवाह को प्रेरित करता है कि जल्दी से जल्दी लड़कियों की शादी कर दी जाए। ठीक है, अब बचाव के क्या उपाय हैं उन पर आइए, क्योंकि हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। क्वेश्चन हमने उठा लिया, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा उस तरीके से। लेकिन हमको तो उत्तर को डिकोड करना, आपको सिखाना है कि कैसे आप उत्तर को डिकोड करोगे। महिलाओं को शिक्षा प्रदान की जाए। देखो, जब भी आप उपाय बताओगे, आपने अगर समस्याएं किसी चीज़ की बताई हैं तो उन समस्याओं के समाधान के रूप में आप उपाय बता दीजिए। जैसे ऊपर पहला पॉइंट आपने क्या उठाया था कि महिला में शिक्षा की कमी है इसलिए जल्दी शादी हो जाती है, क्योंकि उन्हें पढ़ाया लिखा नहीं आता। तो उसी के उपाय में हमने बता दिया कि महिलाओं को शिक्षा प्रदान करो, फिर शादी में देरी हो जाएगी। ठीक है, ड्रॉप आउट रेट को कम करो। स्कूल जल्दी छोड़ देती हैं वो घर के काम करने के लिए। भाई पढ़ने जा रहा है, बहन को काम पे लगा दिया, तो लगातार स्कूल की निगरानी करो। और पेरेंट्स टीचर की मीटिंग होती रहनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जागरूकता बढ़ाओ स्वास्थ्य जोखिम और मनोवैज्ञानिक और शारीरिक बोझ के प्रति, कि शादी अगर जल्दी हो जाती है किसी बच्ची की तो उसके बॉडी पर क्या इम्पैक्ट आएंगे, उसके हेल्थ पे क्या इश्यू आएंगे, कैसे वो मेंटली परेशान हो सकती है। क्योंकि आदमी, हमारी जो पितृसत्तात्मक सोच रही है और समाज रहा है, वो इसमें ये मान लेता है कि चाहे लड़का हो या लड़की, तो लड़के के बारे में ना सोच करके मैं लड़की के बारे में बताऊँ कि हाँ पीरियड्स आना शुरू हो गए 12-13 साल से, तो चलो भाई वो शादी लायक होगी। ना तो उसका शरीर उस चीज़ के लिए परिपक्व है, ना वो मेंटली परिपक्व है। तो जागरूकता बढ़ाना जरूरी है इस चीज़ के लिए। बाल श्रम को रोका जाए। अब बाल श्रम को रोकना, बाल विवाह रोकथाम एक्ट 2006 का कड़ाई से क्रियान्वयन किया जाए। क्वेश्चनों के रूप में जब उपाय हम लिखते हैं ना, तो उपाय तुम एक्स्ट्रा तो बताओगे ही, जैसे आगे की राह में बताते हो, लेकिन उपाय बताते हुए आप जितने सरकार ने प्रयास किए हैं अब तक, नए प्रयास में आप कह सकते हो और भी कर सकते हो, लेकिन जो किए हैं उनका क्रियान्वयन तो सही से करो, उनका इम्प्लीमेंटेशन तो सही से करो। ठीक है, तो बाल विवाह रोकथाम एक्ट हमारा बना हुआ है, कड़ाई से पालन क्रियान्वयन होना चाहिए। जैसे दहेज प्रथा पे भी एक्ट बना हुआ है भाई, लेकिन दहेज तो खूब चलता है इधर से उधर। तो जो चीज़ समाज में एक्सेप्ट होती है ना, उसको बदलना बड़ा मुश्किल होता है, चाहे कानून बना लो उसके प्रति। चाइल्ड हेल्पलाइन और सिविल सोसाइटी बाल विवाह के मामलों की रिपोर्टिंग का समर्थन करती है। कर्नाटक जैसी नवीन पहल, अब किसी स्टेट में, किसी देश में या किसी और देश में कोई पहल है उससे संबंधित, तो आप उसको भी डाल सकते हो कि लड़का की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम हो तो उनकी शादी स्वमेव शून्य हो जाती है। ये आंकड़े ऐसे हैं कि वैसे भी हमारे यहाँ इससे संबंधित आप कुछ और भी डाल सकते थे उपाय। जैसे भी करंट में क्या था कि जया जेटली कमीशन बना था इससे संबंधित, आप रिपोर्ट वगैरह को इसमें डाल सकते हो। जया जेटली कमीशन बना था तो उन्होंने रिकमेंड किया था लड़का और लड़की की उम्र बराबर करने का। जैसे लड़के की उम्र 21 वर्ष तो लड़की की उम्र भी 21 वर्ष कर दी जाए, है ना, ये उपाय हो सकता था। चलिए, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने अनुशंसा क्या करी थी कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक लड़कियों की शिक्षा मुफ्त करने की। ठीक है, तो इस तरीके से हमने उपाय बता दिए। अब जब हमने पार्ट पूरे ख़त्म कर ही दिए हैं, लास्ट में हमारा काम तो कंक्लूड करना रह जाता है। करिए। बाल विवाह को रोकने और भारत में लड़कियों और लड़कों को स्वस्थ जीवन जीने के आत्मनिर्णय के अधिकारों को दिलाने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। अब ये जो जया जेटली कमीशन की रिकमेंडेशन थी, आप वहाँ ना लिख करके अगर यहीं इस कंक्लूजन में डाल देते तो और बेहतर होता। कुछ रिपोर्ट्स वगैरह डाल देते बाल विवाह की ओर। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन तो हमारा हो गया। हम तो सीखने आए थे उत्तर को डिकोड कैसे करें। चलिए फिर बता देते हैं उत्तर को डिकोड कैसे करें। चलिए, 3 पार्ट में हमने इसको बांटा था कि संरचना, फिर कंटेंट पे विचार करेंगे और कंटेंट का प्रस्तुतिकरण कैसा हो उस पर विचार करेंगे। ठीक है, पेशेंस रखें।
वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट डोंट वरी, आज का वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन लगेगा। जब आपने पीछे की वीडियो देख रखे हैं तो अब उत्तर तो लिखने वाली कला ही तो सीखनी है आपको। चलिए, संरचना, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर? यह उत्तर के गठन से संबंधित है भाई, और उत्तर का मूल ढांचा तो यही है, सभी के लिए एक ही दिशा में रहता है ये, कि संरचना तो ऐसी रहेगी, ठीक है ना। जैसे इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन एक या दो पंक्तियों में उत्तर का परिप्रेक्ष्य स्पष्ट करें। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब भी इंट्रोडक्शन आप लिखें तो आप कॉन्टेक्स्ट जो आपने ढूंढा था प्रश्न को डिकोड करते टाइम, उसको लेकर के आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, या फिर कुछ कठोर तथ्य हों, फैक्ट हो आपके पास, उस परिचय का भाग हो सकते हैं एक दो पॉइंट डाल करके। वरना आप कॉन्टेक्स्ट को उठाएं, परपेक्ष किस परपेक्ष में, और फोकस पॉइंट को उठाएं, उन दोनों को मिला करके आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। परेशानी सबसे बड़ी यही रहती है, क्वेश्चन को करते टाइम, आंसर लिखते टाइम हमारी सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि इसको शुरुआत कैसे दें। तो शुरुआत के लिए मैंने आपको समझा दिया कि पहले प्रश्न को डिकोड करें, उसमें ढूंढ लें कि परिप्रेक्ष्य क्या है, फोकस पॉइंट क्या है, उन दोनों को मिला करके इंट्रोडक्शन शुरू कर दें, ठीक है ना। चलिए, और प्रश्न के प्रत्येक भाग को संबोधित करना, क्योंकि प्रत्येक के कुछ ना कुछ अंक होते हैं। आप ये ना समझें कि आप एक पार्ट को छोड़ दोगे, सिर्फ एक ही पार्ट को कवर कर दोगे तो आपको अंक नहीं मिलेंगे। बटे होते हैं, किसी में 2 अंक, किसी के 3 अंक, उसका अधिभार अलग अलग होता है ना। जैसे ऊपर प्रश्न में हमने देखे थे, ABC का मतलब ये है कि प्रचलन पर प्रकाश डालें, उसके कारक क्या हैं, उसके उपाय क्या हैं। 3 पार्ट थे ना, तो तीनों पार्ट थे और तीनों पे हमें लिखना था। लेकिन किसको कितना अधिभार दिया जाए, किसको कितना लिखा जाए, तो हमने देखा प्रचलन पर प्रकाश में हमने तीन चार लाइनें लिखी थी, 3-4 लाइनें, है ना, क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आंकड़ा डाल दिया था, UN पॉपुलेशन फंड का डाल दिया था, एक और डाल दिया था। लेकिन इस पर कम लिखा गया है क्योंकि इसकी डिमांड ही कम है, लेकिन कारक ज़्यादा है और उनके उपाय ज़्यादा हैं, तो इनका अधिभार लगभग इक्वल हो सकता है दोनों का। ये हमें देखना होता है क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार। तो प्रत्येक भाग को दिया गया आवश्यक अधिभार कितना है, भिन्न भिन्न हो सकता है, ये भिन्न भिन्न हो सकता है, ठीक। चलिए, तो जैसे हमने बता दिया आपको, उपयुक्त प्रश्न में प्रकाश डालना, ये मुख्य केंद्र बिंदु तो है नहीं है, लेकिन फिर भी हमने प्रकाश डाला क्योंकि इसके अंक हैं। अगर उनको हम कहेंगे 12 नंबर में कि इनको 3-3 नंबर में बांट रखा है, तो उसको 2 नंबर में बांट दिया होगा। तो 2-3 लाइनें पर्याप्त है। और डेटा बिंदु तर्क की प्रमाणिकता को सुधार करते हैं। जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं, है ना, जैसे हमने प्रकाश डाला था तो उसमें हमने आंकड़े बताए थे और उसमें रिपोर्ट का नाम भी लिख दिया है, UN पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट, आंकड़े दे करके। तो ये ना हमारे जो तर्क दे रहे हैं हम उसकी प्रमाणिकता को सुधार करते हैं। सुधार मतलब और ज़्यादा प्रमाणिक बनाते हैं। चलिए, कारकों पर और उपायों को सुझाव समान रूप से भारित होने की अधिक संभावना है, तो सो समान स्थान दे सकते हैं, और हमने दिया भी था। जितने हमने कारक बताए थे बाल विवाह के, उतने हमने समाधान लगभग बता दिए थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम निष्कर्ष को देखेंगे, क्योंकि डिकोड तो कर ही ना, बॉडी पार्ट को डिकोड कर लिया। कुछ अतिरिक्त बिंदु सरकारी योजनाएं, संवैधानिक या अन्य संदर्भ दिए जा सकते हैं, हम इस क्वेश्चन के हिसाब से करें। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना आप, क्योंकि निष्कर्ष लिखते टाइम भी ये रहता है कि एक तो क्वेश्चन में हमारे दोहराव नहीं होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन का आंसर लिखते टाइम शब्दों का दोहराव नहीं होना चाहिए, कोई पॉइंट दोहराव नहीं। तो जब भी हो निष्कर्ष आपका आशावादी दृष्टिकोण में हो, जैसे मैंने बताया था कि जया जेटली वाला आप उसमें डाल देते थे, अगर डाल करके भी निष्कर्ष करते ज़्यादा और बेहतरीन हो सकता था। तो अतिरिक्त बिंदु, ये सरकारी योजना हो, कोई संवैधानिक प्रावधान हो या अन्य संदर्भ दिए जा सकते हैं। कुछ प्रमुख रिपोर्टें हों, खोज हो, कानून हो, निर्णय हो, ये रिपोर्ट, खोज, कानून, निर्णय, अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो कोई, उसको उजागर करके किसी अन्य तरीके से उत्तर को समाप्त किया जा सकता है। बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त बॉस। चलिए, कहीं कहीं देखो आगे की राह लिखना होता है, और आगे की राह को तुम समझो, ऐसा नहीं कुछ क्रांतिकारी कदम कर रहे हैं इसमें हम। जब भी कभी चुनौती पूछा हो सवाल में, या ज़रूरत फील हो रही हो हमको, है ना, तो जब आप चुनौतियाँ बताओगे, किसी चीज़ की समस्याएं बताओगे, तो उनके उपाय भी बताओगे। और जब आप बताओगे कि सरकार के प्रयास क्या रहे उसमें, गवर्नमेंट के प्रयास क्या रहे, तो आप जब गवर्नमेंट के प्रयास बताओगे तो समस्या वो अभी भी बनी हुई है, तो गवर्नमेंट ने बहुत प्रयास कर लिए लेकिन समस्या अभी भी बनी हुई है, तब आप आशावादी दृष्टिकोण के हिसाब से बताओगे कि आगे की राह क्या हो सकती है। तो यह किसी भी मुद्दे का आशावादी पक्ष सामने लाता है और बेहतरी की संभावना दिखाता है। इसलिए जहाँ ज़रूरत हो आप आगे की राह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमने इसलिए नहीं करी थी कि जब हम उपाय बता रहे थे तो उपाय बताते बताते ही हमने उसमें काफ़ी कुछ बता दिया, जो आगे की राह में सफिशिएंट वही बताना होता है, ठीक है। जहाँ ज़रूरत हो उसे लिख लो। चलिए, हमने संरचना वाला पार्ट आपको बता दिया कि इस तरीके से संरचना होती है उसकी। अब कंटेंट पे आ जाइए। कंटेंट तो मैन है, आपके पास कंटेंट नहीं हो तो संरचना का क्या करोगे बना करके। आपके पास लिखने को शब्द ना हो, आपके पास मूलभूत जानकारी ना हो,
तो कैसे करोगे? तो उसकी मूलभूत जानकारी आप रखें। जैसे कॉन्टेक्स्ट में वर्ड आए थे, कॉन्टेक्स्ट में परिप्रेक्ष्य वाले और फोकस पॉइंट के बारे में। और इसके बारे में हम बोलते हैं जब क्वेश्चन में जो कीवर्ड होते हैं ना उनकी डेफिनेशन वगैरह आपको पता होनी चाहिए, पहले से नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में, तभी आप बेहतर लिख पाते हो। तो यही कंटेंट का काम होता है। हम कहते हैं ना हमारे पास कंटेंट नहीं है, कंटेंट नहीं है, कंटेंट कहाँ से पढ़ें? ठीक है, परिभाषाओं पे आइए हो। तो इंट्रो लेवल पर परिभाषा बड़ी काम आती है। किसी कीवर्ड की आप परिभाषा के साथ इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हो, वो भी बहुत बेहतरीन जाता है ना। जैसे बाल विवाह को आप परिभाषित कर सकते थे वहाँ, उसमें बाल विवाह को परिभाषित नहीं किया गया, तो बट बाल विवाह जब फोकस पॉइंट था तो उस फोकस पॉइंट के साथ परिभाषा देते हुए आप कर सकते हो। मैं एथिक्स वाले क्वेश्चन में बहुत करता हूँ। एथिक्स वाले पेपर में मैक्सिमम इंट्रोडक्शन से ही, इंट्रोडक्शन जो भी होता है वो डेफिनेशन के साथ शुरू कर देता हूँ, कीवर्ड के साथ तो होता है और बहुत होता है उसमें, ठीक है ना। कंटेंट में या फैक्ट का ध्यान रखें, तथ्य जहाँ डालने हो फैक्ट डालने हो। तर्क वितर्क का ध्यान रखें, पूछे गए विषय के पक्ष और विपक्ष पर अपने तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं विद डाटा एंड फैक्ट, ठीक है ना। चलिए अब मेन पार्ट आपका आ गया जिसका आपको इंतजार होना चाहिए। खासतौर पर बनाते हुए मुझे भी बड़ा इंतजार हो रहा था कि यही पार्ट ज़बरदस्त होता है कि आपके पास चलो कंटेंट भी है, आपने स्ट्रक्चर भी बना लिया उसका, लेकिन प्रस्तुत कैसे करें? ये कुछ ऐसा ही है जैसे रेस्टोरेंट में आप गए और एक ने पनीर बनाया, ठीक है, और वो पनीर बना करके किसी थाली में रखे तुम्हें दे दिया, खा लो भाई। एक तो ये प्रस्तुतिकरण हो गया। हो सकता है कि स्वाद उसका वही आए क्योंकि पनीर बना हुआ है, लेकिन उसी जिस जगह वो पनीर बना हुआ है वहीं से वो पनीर निकाला, एक बेहतरीन से कटोरी में रख करके उसमें पनीर रखा, ऊपर से जो धनिया है वो डाल दिया, थोड़ा सा पनीर डाल दिया और सुंदर सी कटोरी थाली में रख करके तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दिया, है ना। यहाँ अब तो भाई साहब सेल्फी लोगे तुम इसके संग, सेल्फी और फोटो भी पोस्ट कर दोगे स्टेटस लगा करके, या किसी बार का लिख करके हाँ बेहतरीन स्टेटस सिंबल हो रहा है। तो मतलब तुम गौरवान्वित फील कर रहे हो, जबकि स्वाद शायद इसका भी सेम ही होगा, इसका भी सेम होगा, बस इसमें धनिया ऊपर से डाल दिया है। क्वेश्चन के आंसर लिखते टाइम प्रस्तुतिकरण का सेम प्रभाव होता है बॉस, सेम प्रभाव, कि कंटेंट सेम हो सकता है आप दोनों का लेकिन प्रस्तुतिकरण अलग है दोनों की। उसको एक बेहतरीन से ढांचे में दिया गया है। जो कटोरी थी बेहतरीन देखने में सुंदर लग रही थी, लेकिन थाली में दे दिया किसी ने, तो जो कटोरी में दी गई थी उस पर जो है थोड़ा सा नींबू, उधर से धनिया वनिया लगा करके चारों तरफ दिया है। और देखा ही होगा यार रेस्टोरेंट वगैरह में, आप भी गए होगे। तो प्रस्तुतिकरण ऐसा ही होता है। तो अब अपने आंसर को आप कैसे इतना खूबसूरत बना सकते हो, चलिए तो देखते हैं किस किस चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप फ्लो चार्ट का उपयोग कर सकते हो, है ना। और फ्लो चार्ट का उपयोग कहाँ होता है? कुछ बिंदुओं को कम जगह में प्रस्तुत करने के लिए। चलिए उदाहरण ले लीजिए। जैसे आपको शासन व्यवस्था की चुनौती बताना था कि आखिर शासन व्यवस्था में चुनौतियाँ कहाँ हैं, तो इन्होंने बता दिया जी, अपर्याप्त नागरिक सेवा प्रदायगी, ठीक है ना। तो नागरिक को जो सेवा दी जाती हैं वो अपर्याप्त हैं। जब अपर्याप्त हैं तो निम्न प्रत्यक्ष कर लग रहा है, वो लग रहा है तो उससे बढ़ के कमज़ोर जवाबदेही बन रही है। ये एक चैन बना दी और हमने इसको इस तरीके से प्रस्तुत कर दिया। तो आप सवाल के जवाब को फ्लो चार्ट के रूप में भी दे सकते हो जहाँ ज़रूरत आपको लगे, और ऐसे फ्लो चार्ट पहले से ही तैयार करके हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप इसकी फ़िक्र छोड़ देना। बाकी मैं तो ये एक इस टाइप से मान लो कि आपको मैं ये वीडियो दे रहा हूँ, ये स्टार्टिंग करने के लिए दे रहा हूँ कि आप कैसे स्टार्टिंग करें आंसर राइटिंग को। आपके पास अगर कंटेंट है तो आप बेहतर आंसर कैसे लिखें, है ना। तो बाकी जब आप हमारे साथ जुड़ोगे आंसर राइटिंग बैच में, अभिव्यक्ति PCS वाले चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पर जो हम वीडियो डाला करेंगे। बाकी ये ना समझें कि मैं यहाँ वीडियो नहीं डालूँगा, मैं यहाँ वीडियो डालूँगा, हमेशा डालूँगा, ठीक है ना। और वहाँ जुड़ें आप, और योद्धा बैच जो हमारा आ रहा है उसमें जुड़ें। तो वहाँ ये सब फ्लो चार्ट वगैरह हम तुमको हर चीज़ पे बना के देंगे। उदाहरण का प्रयोग कर सकते हो आप, फ्लो चार्ट में भी दे सकते हो और उदाहरण का प्रयोग भी करो। प्रस्तुतिकरण की चीज़ें बता रहे हैं अभी हम आपको। पुष्टि के लिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण दिए जा सकते हैं। किसी तथ्य को आप लिख रहे हो, कोई विचार आपने दिया है, उसकी पुष्टि के लिए कुछ उदाहरण दे सकते हो आप। जैसे आपका क्वेश्चन श्रम क्षेत्र पे है और श्रम क्षेत्र पे बात कर रहे हो आप, तो उसमें कुछ फैक्ट बताओ, लेकिन उदाहरण दे रहे हैं तो PM रोजगार प्रोत्साहन योजना, श्रम सुविधा पोर्टल, 4 श्रम कानून आदि बता दिए इसके बारे में, ठीक है ना। चलिए आगे। जल संरक्षण में NGT ने राजस्थान की जल संवर्धन योजना की सराहना करी। उदाहरण तो दे रहे हैं, जल संरक्षण पे अगर क्वेश्चन आए तो ऐसे कुछ उदाहरण लिख दो आप, ठीक। जैसे पारंपरिक जल निकायों का कायाकल्प किया, इससे टैंकरों की आवश्यकता कम हो गई, है ना, ठीक। तो उदाहरण
उदाहरण से आप दे सकते हो, ठीक है। प्रस्तुतिकरण तो बता रहे हैं हम आपको। अरे रुक जाओ यार, ये क्या है? आरेख, आरेख के रूप में समझा सकते हो। और इसका यूज कब होता है आरेख का? जब प्रश्न के कुछ पहलू हों उसमें और उनको आसान तरीके से आपको समझाना हो। जैसे समझो ये टेक्निकल चीज़ों में आ गया कि UIDAI और आधार उपभोक्ता, इनको समझाना था हमें। तो इनक्रिप्टेड डेटा होता है ये, आंखें इस पर रहती हैं UIDAI और आधार उपभोक्ता पे, तो डेटा चोरी की संभावना नहीं है ना। इस तरीके से दर्शा दिया हमने, देख रहे हो। तो आरेख के अनुसार भी आप दर्शाते हो। दूसरा आरेख देखिए, बिम्स्टेक के बारे में अगर क्वेश्चन दे दिया, बिम्स्टेक तो इसके क्यों बनाया गया बिम्स्टेक थोड़ा सा हो तो इसको ऐसे दर्शा सकते हो आप, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, रीजनल कनेक्टिविटी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, और आपने ये दिखा दिया ऐसे, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है। मानचित्र का इस्तेमाल करिए, कब? ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन में तो हमेशा किया जाता है, वहाँ तुम मानचित्र का इस्तेमाल नहीं करोगे तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन लिखने का मज़ा ही नहीं है। फिर इंडिया वर्ल्ड का मैप बनाइए, स्थान आधारित उद्योग जब क्वेश्चन आता है तो वो मैप बनाकर दर्शा दो तुरंत, है ना। भूगोल में तो इसका इस्तेमाल होता ही है, ठीक है। आगे बढ़िए। तर्कों की बहुआयामिता, विषय विशेष के विभिन्न आयाम हो सकते हैं, है ना। कोई विशेष विषय के बारे में पूछा गया तो उसके बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। जैसे आपके आयाम हो सकते हिस्टोरिकल हो सकते हैं, कल्चरल हो सकते हैं, सामाजिक होते हैं, सोशली, इकोनॉमिकली हो सकते हैं, पॉलिटिकली हो सकते हैं, है ना, भौगोलिक हो सकते हैं, पर्यावरण हो सकते हैं, बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हो सकते हैं, कानूनी हो सकते हैं, प्रशासनिक हो सकते हैं, और प्रौद्योगिकी होते हैं, सुरक्षा हो सकती है। तो ये सारे एस्पेक्ट पे ध्यान रखें आप। ये कारक और परिणामों के लिए ऐसे आयाम जब बनते हैं तो बहुत बेहतरीन आंसर लिखा जा सकता है इस पर भी, है ना, ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और भारत के विभिन्न, जब आप इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चन लिखोगे, समाज के बारे में लिखते हो, तो इन विभिन्न हितधारकों और विशेष वर्गों की व्याख्या कर सकते हैं। जैसे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, दिव्यांग हैं, SC ST हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, LGBTQ समुदाय है। ये जो डाटा है ना, ये जो मैंने आपको बताया है, ये आपका एस्से में भी काम आता है। जब आप एस्से राइटिंग करोगे ना, उसमें भी बहुत काम आएगा ये, समझ रहे हो। चलिए, तो ये परीक्षार्थी की संवेदनशीलता को दर्शाता है। आप जब सोसाइटी के जो सेंसिटिव वर्ग होते हैं उनके प्रति अगर आप ध्यान रखते हो तो ये परीक्षार्थी की आपकी संवेदनशीलता को दर्शाता है, ठीक है। चलिए, वीडियो मैंने बहुत जल्दी कोशिश करी कि मैं इसको समय पे समाप्त कर सकूं, क्योंकि लंबा वीडियो था भाई। उत्तर को डिकोड करना होता है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, और इस वीडियो को हम इस कोट के साथ समाप्त करेंगे कि जब तक आप चीज़ों को अलग तरीके से नहीं देखते तब तक आप उसे अलग तरीके से नहीं कर सकते। तो मैंने आपको प्रश्न को डिकोड करना अलग तरीके से सिखाया है, मैंने आपको उत्तर को डिकोड करना बिल्कुल अलग तरीके से सिखाया है। तो मैं इसलिए इस कोट को लिखा कि जब तक आप चीज़ों को अलग तरीके से नहीं देखते हो, अब आप उसको अलग तरीके से नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन और आंसर को अलग तरीके से करना सिखाया है। आप अब अलग तरीके से उत्तर को लिख पाओगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। और हमारे वो चैनल और योद्धा बैच, उसके लिए अभिव्यक्ति PCS पे भी जुड़े हैं, और मैं लिंक शेयर कर दूंगा नीचे इस वीडियो के साथ में, है ना, टेलीग्राम का भी और चैनल का भी, तो आप जुड़ें उससे। और जुड़ने से मुझे वो गाना याद आ जाता है जो मैं शॉर्ट्स में कभी कभी लगा लेता हूँ, 1-2 मिनट और देना है, बाकी तो आप वीडियो देख रहे होगे तो चले ही जाओगे, लेकिन फिर भी दे दो यार, है ना। तो वो गाना जो मैं लगा देता हूँ कि हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, दावा है जीतेंगे, और जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, हम और आप दोनों साथ में जीतेंगे, ठीक है ना। तो आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए, और इसके बाद मैं और बेहतरीन वीडियो लेके आने वाला हूँ इसके बारे में। आप शक्तिमान सीरीज देखते देखते आप शक्तिमान बन जाओगे आंसर राइटिंग के 101%। आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत नई नई पता चल रही होंगी कि ऐसे भी लिखा जा सकता है। आगे आने वाली 1-2 और वीडियो बची हुई हैं, इसको कम्प्लीटली आपको आंसर लिखने वाले में तो कोई दिक्कत नहीं होगी कैसे लिखना है। उसके बाद तो कंटेंट की दिक्कत आने वाली है, बस कंटेंट को हम प्रोवाइड कराएंगे आपको, है ना। डायग्राम, फ्लो चार्ट सब बना करके देंगे, ठीक है। चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं ये वीडियो रात को शूट कर रहा हूँ, इसलिए मैं कहूँगा आपसे गुड नाइट, थैंक यू। आप तो सुबह देखोगे, इसलिए जो सुबह देखेंगे उनके लिए मेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, बाय बाय।